हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था लेक्चर 2.4 लेक्चर में हमने पढ़ा था सब कुछ गुरु बीजाणु धानी के बारे में। गुरु बीजाणु धानी यानी कि हमारा मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि वो होता क्या है, अब पढ़ेंगे कि उसमें जनन कैसे होता है। मतलब एक गुरु बीजाणु किस तरीके से अपने आप को डिवाइड करता है, विभाजित करता है और अपनी और सारी कोशिकाएं बनाता है, अपने ही समान कोशिकाएं बनाता है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, गुरु बीजाणु जनन को पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट करके इसको समझते हैं। सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये क्या चीज़ है, नामी से आप इसको थोड़ा सा अगर इसके नाम पे गौर दें, गुरु बीजाणु का मतलब क्या हुआ, गुरु बीजाणु, अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो गुरु बीजाणु का मतलब क्या है, जो हमारा मेन गुरु बीजाणु है। मात्र मतलब होता है पेरेंटल सेल, यानी कि जो इसकी माता पिता या जनक की सेल है, ठीक, कोशिकाएं। अब मान लीजिए ये मात्र कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है, यही अपने आप को 20 से डिवाइड कर देगी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने आप को 20 से डिवाइड कर देगी और बहुत सारी कोशिकाएं बना लेंगी। वो फर्दर अपने आप को विभाजित करेंगी और कोशिकाएं बना लेंगी। बस यही क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें विभाजन जो होगा वो हमारा होगा माइटोटिक डिवीजन, मतलब कि सूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका 1 से 2 बन जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, के द्वारा कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ये तो लास्ट पॉइंट है, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हमारी पूरी क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब बड़ी सेल, पेरेंटल या जनक सेल, ठीक, से गुरु बीजाणुओं। अब इसी सेल को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, गुरु बीजाणु बन जाएंगे। मतलब इनकी कुछ इस टाइप से भी कह सकते हैं कि इनकी संतानें बन जाएंगी और बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। अब जैसे गुरु बीजाणु जनन का नाम ही क्या है, नाम ही से हम समझ सकते हैं कि इसमें जनन होगा, मतलब इसकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी, इसकी कोशिका की जो संख्या है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बीजांड। अब आप बीजांड को मत भूल जाइएगा, इतने सारे नाम है तो बीजांड को याद रखिएगा। बीजांड हमारा क्या था, जो इस टाइप से हमने इससे पहले आपको बना के दिखाया था ओव्यूल के अंदर, अभी इससे पहले ये हमारा क्या था, बीजांड, और इसके अंदर यहाँ पर क्या था, बीजांड काय, याद रखिएगा यहाँ पे क्या था, बीजांड काय, उसी का एक ये व्यूअर स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया, मतलब उसी की ये संरचना है, ठीक। बीजांड में बीजांड काय न्यूसेलस, यहाँ पे हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, वो था न्यूसेलस, ठीक। बीजांड काय के स्वतंत्र सिरे के कुछ अंदर अर्थात आधा स्तरीय क्षेत्र में एक या कई कोशिकाओं का एक समूह अपने स्पष्ट केंद्र को आदि से अधिक स्पष्ट होकर प्रपसु कोशिकाएं, मतलब आर्कीस्पोरल सेल्स, अब यहाँ पे ये नाम आया, ठीक, ये भी नाम आपको याद ही करना पड़ेगा। बीजांड काय के अंदर जो हमने बनाया था आपको केंद्रक, अब ये केंद्रक क्या करेगा, अपने अपने स्पष्ट केंद्रकों में डिवाइड होकर अपने अपने पोल्स पे जाएगा। ऊपर की तरफ हमने कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगी, आपको याद होगा, ये सब कोशिकाओं में विभाजित होने लगता है। सिरे के कुछ अंदर की तरफ अगर हम जाएंगे, एक या अधिक कोशिकाओं का एक समूह अपने स्पष्ट केंद्रक आदि से अधिक स्पष्ट होकर, अब ये क्या होगा, मान लीजिए अभी ये विजुअल नहीं है, विजुअल मतलब स्पष्ट, पूरी तरीके से स्पष्ट या विकसित भी कह सकते हैं, नहीं है, ये धीरे धीरे विकसित होगा और जब ये स्पष्ट हो जाएगा, यही बीजांड काय जो हमारा है, ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो ये कौन सी सेल्स बनाएगा, आर्कीस्पोरल सेल्स, जिसको प्रपसु कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक। आपको ये थोड़ा पॉइंट नहीं तो हम एक बार और बता दें कि ये जो हमारा बीजांड है इसके अंदर सेल्स हैं, ये बात आपको पता है, ठीक। अब ये मान लीजिए अब
अभी स्पष्ट नहीं है, ठीक, स्पष्ट नहीं है। धीरे धीरे ये विकसित होंगी और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएंगी, स्पष्ट होने लगेंगी। स्पष्ट होने के बाद ये क्या करेंगी, प्रसू कोशिकाएं बना लेंगी, ठीक। अब आगे देखेंगे, यदि एक से अधिक प्रसू कोशिकाएं, अब मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, बहुत सारी हैं, फिर भी जो कोशिका प्रायः एक ही कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट होकर सूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब मान लीजिए ये एक सेल है, हम इसी को ले रहे हैं, ठीक। इसमें एक केंद्रक है जो कि इतना बड़ा है, एक है इतना सा, छोटा सा और छोटा हो गया, ठीक। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मगर सूत्री विभाजन सिर्फ किसमें होगा, जो प्रायः बड़ी कोशिका होंगी, प्रायः एक ही कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट होकर सूत्री विभाजन करती है। अब मान लीजिए ये वाली कोशिका बड़ी है, ये धीरे धीरे और बड़ी हो गई और इसी ने क्या किया, विभाजन कर दिया। बाकी सारी जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन नहीं होगा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। एक बार और इस पॉइंट को देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। यदि एक से अधिक प्रसू कोशिकाएं, मान लीजिए एक नहीं है, एक से बहुत सारी कोशिकाएं प्रसू कोशिकाएं हैं, तो भी प्रायः एक ही कोशिका बड़ी तथा स्पष्ट होकर सूत्री विभाजन करके दो कोशिकाएं बना लेती है। अब मान लीजिए इसने बीच से विभाजन कर लिया, ठीक, आपको दिख रहा है विभाजन, एक कोशिका ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। इस टाइप से क्या हुई, सेल्स बन गए। अब ये यहाँ पे नहीं बनेंगी, ये बनेंगी बीच में, ठीक। इस टाइप से अलग अलग करके कोशिकाएं बनने लगती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका डायग्राम होता है, ठीक। आप इस टाइप का डायग्राम मत बनाइएगा, ऐसा डायग्राम हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक। और ये बताया था ये किसका डायग्राम है, ये बीजांड का डायग्राम है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। इस टाइप का छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, इसमें ये दिखाएंगे कि ये बीजांड काय है, ये हमारा, ठीक, ये पूरा बीजांड काय था, और इसके अंदर एक कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपने आप को डिवाइड कर देगी और क्या बना देगी, नई कोशिकाएं बना देंगी। और विभाजन हमारा कौन सा होगा, याद रखिएगा, माइटोटिक डिवीजन, मतलब सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में जब एक सेल डिवाइड होती है तो कितनी कोशिकाएं बनती हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक। याद रखिएगा दोस्तों, कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों सूत्री विभाजन के थ्रू दो टाइप की कोशिकाएं और बनेंगी, मतलब दो प्रकार की कोशिकाएं और बनेंगी। एक कोशिका होगी बाहरी कोशिका जो बाहर की तरफ मिलेगी, और एक होगी भीतरी कोशिका, ठीक। तो चलिए उन दोनों को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं और अपना गुरु बीजाणु जनन खत्म करते हैं। ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक। इसमें बस हमको यही ध्यान रखना है कि किस टाइप से इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और किस टाइप से कोशिकाएं बन गई, बस इतना ही था इसमें। चलिए अब उन दो कोशिकाओं को और देख लेते हैं, फिर हमारा गुरु बीजाणु जनन खत्म हो जाएगा। दोस्तों सूत्री विभाजन के बाद अब होगा हमारा अर्धसूत्री विभाजन। वो कैसे होगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा, इससे पहले हमने आपको बताया था जो हुआ था सूत्री विभाजन, ठीक। सूत्री विभाजन मतलब माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद बन जाएंगी हमारी दो कोशिकाएं। पहली होगी हमारी बाहरी कोशिका और दूसरी होगी हमारी भीतरी कोशिका। बाहरी कोशिका जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी। और भीतरी कोशिका कहाँ होगी, बीजांड काय के भीतर की तरफ होगी। तो चलिए पहले हम किसको देखेंगे, बाहरी कोशिका को। प्राथमिक भित्तीय कोशिका मतलब प्राइमरी पैरिएटल सेल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। फिर इसके बाद पढ़ेंगे जो विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लेती है। अब देखिए जो बाहरी कोशिका होगी वो विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाएगी, दो कोशिकाएं बनाएगी, ठीक। विभाजनों के द्वारा भीतरीय कोशिकाएं एक समूह बना लेती है। अब मान लिए एक से उसने कितनी बनाई, दो बना ली, दो से कितनी बनाएगी, चार, और ऐसे करके धीरे धीरे जब वो बढ़ती जाएगी तो क्या बना लेगी, एक कोशिका का समूह बना लेगी। फिर ये तो हो गई बाहरी कोशिका की बात। अब आते हैं भीतरी कोशिका पर। भीतरी कोशिका में इसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। पर है भीतरीय कोशिका, यहाँ पर है बीजाणु जनक कोशिका। इसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ठीक। फिर क्या कहलाती है ये, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। भीतरी कोशिका को कहते हैं।
और प्राय बिना विभाजित हुए सीधे ही ये वाली कोशिका क्या हुई थी, विभाजित हुई थी, लेकिन ये वाली कोशिका क्या करती है, अंडरलाइन कर ले इसको, बिना विभाजित हुए क्या करती है, सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह वृद्धि करने लगती है। हमने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में अभी इससे पहले पढ़ा था कि वो क्या होती है, मेन जनक सेल होती है, उसी टाइप से ये भी होती है, तभी इसको बीजाणु जनक कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह ही वृद्धि करती है। समझ में आया दोस्तों, करने लगती है। यह कोशिका जब बड़ी हो जाती है, ठीक, बड़ी होने के बाद मान लीजिए छोटी सी थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, विभाजित बिना विभाजित हुए, याद रखिएगा बिना विभाजित हुए, भीतरी कोशिका जो थी वो बिना विभाजित हुए मात्र कोशिका की तरह क्या हो गई, विकसित हो गई। यह कोशिका जब बड़ी हो जाती है तो इनमें अंडरलाइन इसको भी करिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस डिवीजन। ऊपर कौन सा था, माइटोटिक डिवीजन था, नीचे कौन सा है, मियोसिस। ऊपर मतलब सूत्री विभाजन और नीचे कौन सा था, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक दोस्तों, विभाजन होता है और 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा डायग्राम आपको दिखाने के लिए बनाया है। 4 अगुणित, 1 2 3 4। 4 अगुणित कैसे, अगुणित का मतलब क्या होता है कि ये सिंगल है, मतलब एकलक है, इनका सिर्फ एक कोशिका है। अब 2 कोशिकाएं यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक कोशिका है, इसी को क्या कहते हैं, अगुणित। अब मान लिए अगुणित में से आ हटा दे और सिर्फ गुणित कर दे, तो गुणित कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि द्विगुणित होती हैं। ठीक, जैसे कि हमारी ऊपर वाली थी, 2 कोशिकाएं थी तो वो गुणित कोशिकाएं और ये वाली अगुणित कोशिकाएं, मतलब सिंगल, नॉर्मली बेसिस पे आप देख लीजिए सिंगल कोशिकाएं। ठीक, अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं जो प्राय एक लंबवत चतुष्टक मतलब लीनियर टेट्राड। लीनियर मतलब हो गया एक लाइन, टेट्राड जैसे कि आप सब जानते हैं, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। ठीक, तो यहाँ पे कितनी सेल्स हैं, 1 2 3 4, लीनियर टेट्राड हो गया, में विन्यासित रहती है। और यही कोशिकाएं हमारी क्या है, गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर्स हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कितनी कोशिकाएं बन गई, 4। ये फर्दर डिवाइड होंगी, फर्दर डिवाइड होकर और समूह बनाएंगी और कोशिकाएं बनाएंगी। तो दोस्तों गुरु बीजाणु जनन तो हमारा यहीं पे खत्म हुआ। ठीक, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भ्रूण कोश। भ्रूण कोश को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक हमारा लास्ट पार्ट है, हमें पढ़ना जो होगा, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग थी उसमें सबसे पहले स्त्री केसर था, फिर गुरु बीजाणु जनन था और उसके बाद क्या था, भ्रूणपोष या एम्ब्रियो सैक। तो हमने ये दोनों तो कवर कर लिए। अब हम तीसरे वाले की तरफ अपना बढ़ते हैं जिसको कहते हैं भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक। तो चलिए उसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियो सैक। अभी जितना हमने बीजांड के बारे में पढ़ा उसके अंदर जब भ्रूण कोश बनेगा, हमने सेल्स डिवाइड कर दी, ठीक, यहाँ तक के काम हमारा हो गया। अब वो सेल्स क्या करेंगी, एक भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक बनाएंगी, उसके बाद डेवलप होके वो एक नया फ्रूट बना लेंगी। तो दोस्तों किस तरीके से होंगी, अब हम ये एक एक करके देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये तो आपका पिछले वाले टॉपिक में ही पूरा हो जाएगा। कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। एक आवर्तबीजी बीजांड याद रखिएगा, ये कौन है हमारा, जो हमने ये डायग्राम बनाया था, ठीक, याद है ना सबको। ये हमारा क्या है, एक आवर्तबीजी बीजांड है और उसके अंदर ये क्या था, बीजांड काय। याद रखिएगा इस बात को, ये हमारा क्या हो गया, बीजांड। एक आवर्तबीजी बीजांड के बीजांड काय मतलब इसकी बात हो रही है कि बीजांड द्वार्य, ये जो चीज थी इसको ही तो हमने बीजांड द्वार्य कहा था, जहाँ पे क्या नहीं था, याद करिए, इंट्यूगमेंट्स मतलब अध्यावरण नहीं थे। के सिरे की ओर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, यहाँ पर एक क्या थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से 4 क्या बन गए, गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। जो हमने इससे पहले अभी टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ हमने इस टाइप की 4 सेल्स बनाई थी, 1 2 3 4, 2 3 4, इस टाइप की 4 सेल्स जो बनाई थी, ये हमारा यहाँ तक के ये वाला
पॉइंट दर्शा रहा है। ठीक, आपको समझ में आया? हम फिर से एक बार बता दे रहे, एक आवर्तबीजी बीजांड मतलब ये इसके अंदर का जो बीजांड काय होता है उसके स्वतंत्र सिरे की ओर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से क्या बन गई, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। यहाँ तक का सारा प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे, ये तो सिर्फ हमें ध्यान देने वाली बात थी, इसको याद रखिएगा अच्छे से, छोटा सा पॉइंट। फिर इसके आगे बढ़े, इनमें से एक प्रायः, किनमें से एक, इसीलिए हमने बताया था कि ये कोशिकाएं थी, याद रखिएगा, इनमें से एक कोशिका प्रायः, अब ये क्या है, निभागीय चलाजल, हमने आपको बताया था निभाग मतलब चलाजा ये है। ठीक, ये क्या है, चलाजा, इसकी ओर जाएगी, सिरे की ओर वाला गुरु बीजाणु जो एक अगुणित तथा मादा युग्मोद्भव की प्रथम कोशिका है, क्रियाशील हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला जो है, यही तो किसकी तरफ है, निभाग की तरफ, ये क्या होगी, ये वाली कोशिका, पहली वाली कोशिका धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, सिरे की ओर वाला गुरु बीजाणु किसके सिरे, चलाजल मतलब निभागीय के सिरे वाली। इसके एक एक पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ इसका डायग्राम भी पूछा जाता है और इसके बारे में क्या क्या लिखना होता है वो भी पूछा जाता है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हो सकता है शॉर्ट में इसका सिर्फ डायग्राम ही पूछ ले, इसका डायग्राम भी शॉर्ट में आता है, याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको बार बार इसकी डायग्राम दिखा रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, क्या था हमारा, इनमें से एक प्रायः चलाजल सिरे की ओर वाला जो गुरु बीजाणु होता है, एक अगुणित तथा मादा युग्मोद्भव की प्रथम कोशिका है। ठीक, पहली हमने यहाँ पे नाम ही पहला लिखा है, तो ये क्या है, मादा युग्मोद्भव की पहली कोशिका है। उसके बाद यह क्रियाशील हो जाती है, जो कि प्रथम कोशिका है, क्रियाशील हो जाती है। यही वाली कोशिका क्या होगी, क्रियाशील हो जाएगी, आगे बढ़ेगी और अपने आप को विभाजित करेगी। तो ये वाला डायग्राम हमको इसमें नहीं बनाना है, ये दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक, ये वाला नहीं बनाना है। भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक में ये वाला डायग्राम बनेगा। ये कोई ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है, आप सब आराम से बना सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हमने कौन सी कोशिका, वो वाली पहली वाली कोशिका ले ली। ठीक, 4 कोशिकाएं बनी थी, याद रखिएगा, उसमें से कौन सी कोशिका ली है, पहली कोशिका हमने ले ली। जब इसमें डिवीज़न हुआ तो ऊपर की तरफ देखिए एक केंद्रक चला गया, एक केंद्रक नीचे की तरफ आ गया, ये अंदर क्या है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस है। फिर ये आगे विभाजित हुए, इन सब में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या 4 कोशिका बन गई। फिर हम आगे बढ़े, ये 4 से 8 हो गई। फिर जब हम इसके आगे बढ़ गए तो वो और कोशिकाएं बन गई। मेन बीच में केंद्रक, ये देखिए जो ये 2 वाली कोशिकाएं थी, ये दोनों आपस में मिलकर एम्ब्रियो सैक बनाने लगती है, मेन कोशिका बनाने लगती है। और ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं ये सब सहायक कोशिकाएं बना लेती है। ये देखिए 3 ऊपर है तो 3 इस तरफ हमने बनाई है, 3 यहाँ पे केंद्रक है और 3 इस तरफ कोशिकाएं बन गई। ये एंटीपोडल सेल्स होती है और बीच में एक हमारा मेन केंद्रक बन गया। यहीं पे हमारा एम्ब्रियो सैक कंप्लीट होता है और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, जब ये क्रियाशील हो जाएगा तो क्या करेगा कि और पोषण ग्रहण करने लगेगा, और पोषण ग्रहण करने के बाद ये क्या करेगी, धीरे धीरे बड़ी हो एक भ्रूण कोश मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक दोस्तों, ये हमारा भ्रूण कोश था। भ्रूण कोश हमारा यहीं पे खत्म होता है। बस आप इसका डायग्राम और इसकी कुछ जो चीज़ें हैं उनको याद कर लिए, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। खैर ठीक, तो ये बस एक डायग्राम छोटा सा याद कर लीजिएगा कि जो हमारी पहली कोशिका थी वो विभाजित होकर 2, फिर इसने अपना पोषण ग्रहण किया और धीरे धीरे बड़ी होती गई, फिर विभाजन हुआ, फिर विभाजन होके और कोशिकाएं बन गई, धीरे धीरे करके भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। ठीक दोस्तों, तो अब हमारा लेक्चर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आज के लेक्चर में हमने 2 मेन चीज़ें पढ़ी। एक था हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस
मतलब गुरु बीजाणु जनन, जिसमें हमने पढ़ा किस टाइप से कोशिकाएं बनती हैं उनके अंदर की, और उन्हीं कोशिका से भ्रूण कोश कैसे बनता है ये भी हमने आपको बता दिया। वहाँ 4 कोशिकाएं बनी थी, वही 4 कोशिकाएं आगे फर्दर डिवाइड होकर और कोशिकाएं बनाने लगी। तो दोस्तों इस लेक्चर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से लिंक डाउनलोड करके उन्हें अच्छे से पढ़िए। कोई भी नाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी, अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सारे क्वेश्चन के आपके आंसर देंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।